तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप लोग देख रहे हो लेट्स अराइज। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। हम सबको पता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो निश्चित नियम के तहत कार्य करता है, मतलब वो निश्चित नियम का क्या करता है, फॉलो करते हैं, है ना। मैं यहाँ आप लोगों को बताऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड, कैसे आप लोग एग्जाम में आंसर लिखेंगे, आंसर करेंगे उसके बारे में, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होती जाए और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे। तो बिना समय व्यतीत करे आओ बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो हेडिंग में डाल के रखूंगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हिंदी में बात करेंगे तो क्या होता है, रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम। ये देख लो, रासायनिक संयोग के 5 नियम हैं। सभी नियम को हम लोग स्टेप टू स्टेप बहुत बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले जो नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इंग्लिश में इसको बोल देंगे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन, ये देख लो। ऐसे ही एक हेडिंग ले लेते हैं, आप लोग कॉपी और पेन निकाल करके आप लिखते जाए, मैं पूरा डेफिनेशन सहित इसको लिखाऊंगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इस नियम को सन 1789 में एंटोनी लिवोजियर ने दिया था, ठीक है। सबसे पहला बात, इसका भूमिका के बारे में बात कर लेते हैं कि एंटोनी लिवोजियर, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, वो इस नियम को प्रतिपादित किया था। कब किया था, 1789 में। और इसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, किसी भी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य, जिसको हम लोग बोलेंगे मास, ना तो नष्ट होता है और ना ही, इसको फुल स्टॉप नहीं, इसको कॉमा करते हैं, और ना ही उत्पन्न होता है। ये देख लो, ये बात बोलता है कौन, एंटोनी लिवोजियर, कि कोई भी रासायनिक या भौतिक प्रक्रम में अभिकारक और उत्पाद का जो भार होता है, द्रव्यमान होता है, वो क्या होता है, एक समान आता है। ये बात कौन कहता है, एंटोनी लिवोजियर। अब देखो, एक रिएक्शन है, ए बी बना रहा है, ठीक है। तो ए को बोलेंगे हम लोग अभिकारक, इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक कह देंगे, या इसी को क्या बोल देते हैं, क्रियाकारक बोल देते हैं, क्रियाकारक। और इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, इसको रिएक्टेंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोल देते हैं। जबकि इसको बोल देते हैं उत्पाद बोलते हैं, जो बनता है उसको, या इसको क्या बोल देते हैं, क्रियाफल बोल देते हैं, क्रियाफल। और क्या बोल देते हैं इसको, इंग्लिश में प्रोडक्ट बोल देते हैं। ये देख लो भैया, ये बात है, ठीक है। अब ये नियम क्या बोल रहा है कि अभिकारक का द्रव्यमान बराबर होगा इस अभिक्रिया के लिए उत्पाद के द्रव्यमान के, उत्पाद का द्रव्यमान। ये देख लो, ऐसा है। कहने का मतलब क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के। ये देखो, ये बोलना चाहता है। अब इसका एक एग्जांपल लेके देखूं क्या, अच्छा देखना क्या है, बताना ही तो है ना। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, जल बनता है, H2O, ठीक है, H2O बनता है। रिएक्शन अभी बैलेंस करना सिखाएंगे, मैं रिएक्शन को बैलेंस बनाता हूं, ये देख लो ऐसे। तो ये क्या बन गया, H2O बन गया। अब इसका मास वगैरह सब चीज बताया जाएगा, आप लोग केवल ध्यान से देखते जाए। हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है, ठीक है। और कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, और ऊपर से 2 और लिए हैं, तो ऐसे
तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 4 हो जाएगा इसका मास। और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है, 8 दूनी 16, और 2 ऑक्सीजन है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 16 दूनी 32 हो जाएगा। और टोटल ये कितना आ जाएगा, इसका मास 36 यूनिट आ जाएगा। एएमयू में हो, ऐसे एएमयू में लेते हैं, लेकिन मैं 36 यूनिट ले दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से देख लो, 2 तो है ना, 1 गुना 2 हो जाएगा, प्लस ये ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा भैया, कुछ ऐसे। अब क्या बोलेंगे, इसको कर लो, 16 2 18, 18 2 36, ये देख लो दोनों का जो मास है, दोनों का जो मास है वो एक बराबर आ रहा है। वो क्या आ रहा है, एक बराबर आ रहा है। लेकिन भैया देखो, इस नियम को प्रतिपादित करने के लिए या फिर इस नियम को करेक्ट करने के लिए एक वैज्ञानिक था जिसको हम लोग बोलते हैं लैंडोल्ट। कौन है, लैंडोल्ट एक वैज्ञानिक है। ये देख लो भैया, ऐसे लैंडोल्ट एक वैज्ञानिक है जो क्या करता है, 15 साल तक अपना रिसर्च करता है। ये देख लो 15 ईयर्स करता है अपना रिसर्च, ठीक है। तब ये एक्सपेरिमेंट को क्या करता है, पेटेंट करवाता है। इस एक्सपेरिमेंट को सिद्ध करता है कि हाँ, कि ये जो बोला गया ये एक्सपेरिमेंट है वो सही है करके, ठीक है। लैंडोल्ट क्या करता है, 15 साल तक एक्सपेरिमेंट करता है। किसके बीच में करता है, ये देख लो, मैं बता रहा हूँ ना, इसको मिटा दिया, आप लोग लिखते जाओ, साथ साथ वीडियो पॉज कर सकते हो, मैं इसको मिटा दिया है, देखो, ठीक है। लैंडोल्ट ने किससे किससे किया था, उन्होंने एक लैंडोल्ट ट्यूब लिया था। क्या लिया था, लैंडोल्ट ट्यूब लिया था, जो एच आकार की होती है, ऐसे ऐसे एक ट्यूब लिया था लैंडोल्ट ने, है ना। आपके बुक में दिया होगा और आप लोग बुक को तो फॉलो करोगे ही करोगे, है ना। ये देख लो, ऐसे एच आकार का ट्यूब लिया था, ये देख लो भैया। इसी ट्यूब को बोलते हैं क्या चीज, लैंडोल्ट ट्यूब बोल देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लैंडोल्ट ट्यूब बोल देते हैं। और लैंडोल्ट ने क्या किया था, इसके एक साइड वो उन्होंने ले लिया था AgNO3 लिया था, ठीक है, और एक साइड ले लिया था भैया NaCl ले लिया था, नमक ले लिया था। इन दोनों का घोल को ले लिया था, ठीक है। और उन्होंने पाया, अब इसको क्या किया उन्होंने उसको ना ऐसे हिला हिला के मिक्स किया। ये जो ट्यूब है इसको क्या बोल देते हैं, लैंडोल्ट ट्यूब बोल देते हैं, लैंडोल्ट ट्यूब बोल देते हैं। ये लैंडोल्ट ट्यूब को ऐसे हिला डुला कर उन्होंने क्या किया, रिएक्शन किया। और रिएक्शन किया तो क्या पाया, ये देखो, NaCl था, AgNO3 था, ये दोनों किस में था, एक्वस फॉर्म में था। इसका मतलब ये पानी में घुला हुआ था। और जब इसको रिएक्शन कराया गया, तो ये क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा AgCl बन जाएगा सॉलिड रूप में, जो नीचे जम जाता है ऐसे ऐसे, ठीक है। और क्या बन जाता है, NaNO3 बन जाता है, सोडियम नाइट्रेट बन जाता है ना। अब देखो, जितना मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है उतना ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, बस डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आप लोग 9th क्लास में 10th क्लास में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हो ना, वही हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मानो यहाँ पे क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये रिएक्शन को उन्होंने बताया। लेकिन देखो, एग्जाम के पर्पज से इतना लिखना तो इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर 3 नंबर में आएगा, इतना तो काफी रहता है। लेकिन भैया अब क्या हो गया है, नया ट्रेंड आ गया है, नया नया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यही तक हमको रुकना नहीं है, लेकिन अब बता रहा हूं फिर से मैं, है ना, नाभिकीय उत्पादों में, नाभिकीय अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान से कम आता है। ये देख लो भैया, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। जब हम लोग नाभिकीय रसायन पढ़ेंगे ना, तो द्रव्यमान क्षति के बारे में पढ़ेंगे। द्रव्यमान क्षति होता है, ठीक है। अब द्रव्यमान जब क्षति हो गया तो ये नियम का तो उल्लंघन हो गया, इस नियम का उल्लंघन हो गया। तब एक साइंटिस्ट आया जिसको हम सब जने जानते हैं, वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। वो कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा है उसके बारे में भी देख लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या दिया, अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार, देखना यार नाम थोड़ा सा है ना, आइंस्टाइन के अनुसार कि वो क्या बोलता है। उन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा
तुल्यता का नियम दिया, इसको फिजिक्स में ही पढ़ोगे आप लोग, तुल्यता का नियम, ठीक है। और क्या कहा कि सभी पदार्थ में द्रव्यमान तथा ऊर्जा नियत होता है, नियत होता है, चाहे अभिक्रिया भौतिक रूप से हो, चाहे अभिक्रिया भौतिक या रासायनिक रूप से हो, रासायनिक रूप से हो। ये देख लो, ये बात बोलता है और इसके बोलने के बाद उन्होंने एक इक्वेशन दे देता है, वो है E बराबर mc स्क्वायर का। E बराबर mc स्क्वायर देता है, जहाँ पे E क्या रहता है भाई, E रहता है एनर्जी, एनर्जी बोल देते हैं इसको, ऊर्जा बोल देते हैं, है ना। और M क्या होता है, M होता है मास, जिसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोल देते हैं। और C क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है, तो क्या बोल देंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट बोल देते हैं। ये देख लो, प्रकाश का वेग। अब प्रकाश का वेग को भी अलग अलग पूछ देते हैं, ठीक है। प्रकाश का वेग कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं कि प्रकाश का वेग भैया निर्वात में क्या होता है, निर्वात, जिसको हम लोग स्पेस बोलते हैं या फिर वैक्यूम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। वहाँ होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। जबकि द्रव में क्या होता है, द्रव का मतलब किसमें, लिक्विड में, लिक्विड में मतलब पानी में, जल में क्या होता है, जल में होता है 2.5×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और वहीं पर ठोस में, ठोस मतलब किसमें, ग्लास, सॉलिड बोलते हैं, ग्लास में क्या होता है, ग्लास में हो जाता है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपको नया नया जानकारी मिल गया, नया नया जानकारी मिल गया भैया एकदम। ये नया जानकारी आपको लेके रखना है कि भैया द्रव्यमान संरक्षण का नियम का उल्लंघन हुआ। उल्लंघन को कौन ने ठीक किया था, उन्होंने ठीक किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। कौन ने किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, ये बात ध्यान रखना है। तो इस प्रकार द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बोल देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ये बोल देते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब इस नियम को कौन ने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था 1799 में, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है उसको देखो, कोई भी रासायनिक यौगिक हमेशा एक ही तत्वों से मिलकर बना होता है। कोई एक यौगिक ले लूंगा, जल ले लिया, मान लो जाए मैं, ये देख लो H2O ले लिया, तो ये हमेशा एक ही तत्व से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनेगा वो जल, हमेशा किससे मिलकर बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनेगा। या फिर क्या बोल देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये देख लो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो वो कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनेगा। और वो क्या बोल रहा है, और वे तत्व भार के अनुसार हमेशा निश्चित अनुपात में रहेगा, वो भार के अनुसार, है ना। ये H2O कहीं भी बने, कहीं भी बनेगा, इसका जितना भार है अभी उतना ही भार रहेगा उस रिएक्शन पे। जैसे कि यहाँ पे मैं रिएक्शन बैलेंस करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसा ये बन गया, यहाँ पे ये इसका भार 4 आया है, हम लोग पिछला भी देख चुके हैं, है ना। और ये कितना आया, 16 आया, ठीक है। तो 16 दूनी 32 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया 36 रहेगा और ये 2 को हटा दिया जाए, है ना, 2 को हटा दिया जाए तो इसका भार कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अरे H2O का भार निकालना, देखो ना, ये तो 2 सामने में था तो गुना कर दिया था 2 से, है ना। ये देखो 2 प्लस ये 16 हो जाएगा, तो इसका भार कितना हो गया, 18। अब वो कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन में, जैसे कि NaCl NaOH ले लो और HCl ले लो, ठीक है। ये रिएक्शन में जल बनेगा, यहाँ पे ये देख लो, ये बन गया H2O और क्या बना है, NaCl भी बना है, तब भी इसका भार कितना रहेगा, 18 ही रहेगा, है ना। क्या रहेगा, 18 ही रहेगा। और इसका रेशियो भी सेम रहेगा, रेशियो कितना है, देख लो 2 से चला गया और ये कितना चला गया, 16 से, फिर ये 1 से जाएगा और ये 8 से जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये किस में फॉर्म होता है, ये होता है 1:8 में फॉर्म होता है भैया। तो यहाँ भी 1:8 ही रहेगा, यहाँ भी ये देख लो 2 और इसका क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो 2 एकम 2
और ये क्या हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। तो ये भैया ये भी यहाँ पे रेशियो सेम है, सेम वैसी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये देख लो 2 ले लिए कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन का 6 दूनी 12 हो जाएगा इसका मास, और ऑक्सीजन का कितना जाता है 16। ठीक है, तो 16 दूनी कितना हो गया 32 हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका मास जो है वो 44 हो जाएगा, 44। तो यहाँ पे भी आप लोग निकाल के देखोगे ना तो 44 हो जाएगा। तो ये 44 किसको फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। और रेशियो अगर देखा जाए, रेशियो देख लो भैया आप लोग, ये देख लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे है ना 12:32 है। तो इसको और सरल पूर्णांक में ले सकते हो आप लोग, है ना। ये कितने में 6 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 3:4 के अनुसार बनेगा, और ये हमेशा बनता जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसी रिएक्शन में बन रहा है, हमेशा जितना भी रिएक्शन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे बनेगा, जल जहाँ पे बनेगा, वो उसी अनुपात में ही रहेगा। जैसे कि जल हमेशा 1:8 में रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा 3:4 में रहेगा। ये बोलता है क्या चीज, ये नियम स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का ही मतलब है क्या चीज, डेफिनिट प्रपोर्शन। कहने का मतलब उसका अनुपात जो है वो हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ये बात कहता है कौन सा, ये जोसेफ प्राउस्ट का सेकंड नियम जो है स्थिर अनुपात का नियम वो। ठीक है, तो तीसरा नियम का बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, गुणित अनुपात का नियम। और ये नियम को इंग्लिश में हम लोग बोल देते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का नियम है। मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये नियम को कौन ने दिया था, 1803 में जॉन डाल्टन ने दिया था। और जॉन डाल्टन क्या बोलता है उसको देखो, जॉन डाल्टन बहुत बड़ा वैज्ञानिक है भाई, है ना। आप लोग वैज्ञानिक के नाम को भी जानते जाओ, फिजिक्स का पहला ही चैप्टर में दिया हुआ है ना, जिसमें भौतिक जगत हम लोग पढ़ते हैं, उसमें दिया गया है बहुत सारे वैज्ञानिक के नाम। और वैज्ञानिक के नाम और उसके कार्य को ना ऐसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है ना। तो जब 2 तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना, एक तत्व और एक तत्व हो गया, ये दोनों तत्व जो है, ये दोनों तत्व, इसको देखो, ये एक तत्व हो गया, ये दूसरा तत्व हो गया, ये दोनों मिल करके बहुत से यौगिक का निर्माण करेगा, बहुत से यौगिक का। ठीक है, तो क्या होता है, तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान जो है वो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं और हमेशा सरल पूर्णांक में होते हैं। अभी देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, उसके लिए टेबल की जरूरत पड़ेगा, है ना। उस टेबल को देखते जाओ, एकदम सिंपल है और सरल है, समझ में आते जाएगा। आपको इतना ही बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना है। ठीक है, ना इसका ड्रॉबैक लिखना है और ना ही कुछ चीज लिखना है। तो मैं इसको बना रहा हूं, है ना। ये मैं सीरियल नंबर डाल दिया, ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन को डाल दिया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराऊंगा। ठीक है, नाइट्रोजन क्या करूँ, कंपाउंड लिख लेता हूँ सीधा। ठीक है, क्या लिख लेता हूँ, कंपाउंड ही लिख लेता हूँ। ये यौगिक, चलो हिंदी लिख दे, क्या हिंदी लिख देते हैं, यौगिक बोल देते हैं। वहीं पे साइड में क्या कर देते हैं, कंपाउंड डाल देते हैं। ये देख लो, ऐसे कंपाउंड मैंने ले लिया, है ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन का द्रव्यमान, नाइट्रोजन का द्रव्यमान। अच्छा, इसको ऐसे करें क्या, यहाँ पे थोड़ा से और बड़ा कर लेते हैं ताकि मैं इंग्लिश भी लिखते जाऊँ, इंग्लिश वालों को समस्या ना हो। ठीक है, ये लो, और ये लिख देता हूँ मास ऑफ नाइट्रोजन। ये देख लो भैया, मास ऑफ नाइट्रोजन लिख दिया। और यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान। ये लिख दिया मैंने मास ऑफ ऑक्सीजन, ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, और ये क्या लिख दिया, यहाँ पर होल नंबर लिख दूंगा, है ना, पूर्णांक लिख दूंगा, सरल पूर्णांक, सरल पूर्णांक। ये मिलेगा ना भाई, बाद में मिलेगा, देखते रहो आप लोग, है ना। सिंपल होल नंबर बोल देते हैं, सिंपल होल नंबर। ये देख लो भैया, ये नंबर मिलेगा उसको, है ना। अब देखो यौगिक, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ N2O, N2O जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोल देते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोल देते हैं। आप लोग हिंदी इंग्लिश जो भी करो, हिंदी में भी नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोल देते हैं। और इसी को बोलते हैं हंसाने वाला गैस। क्या बोलते हैं, हंसाने वाला गैस। ये गैस अगर कहीं रिलीज हो जाए तो लोग हंसते ही रहते हैं। जैसे कि हाउसफुल मूवी में देखना आप लोग, लास्ट में गैस लीक हो जाता है तो सब के सब हंसते रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, और उससे खतरनाक चीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो साइलेंट किलर होता है ना। जो अगर किसी के ऐसे ग्रुप में अगर वो रिलीज कर दिया जाए तो लोग उससे हंस हंस के परेशान हो जाते हैं और नाक भी बंद करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का द्रव्यमान। अच्छा, इसका नाम यहाँ पे लिख दिया ना मैं,
चलो एक बार तो ऐसा करते हैं, इसका नाम लिख दिया हूं तो इसको हटा देते हैं यहाँ पे, है ना। एक बार यहाँ से यहाँ पे नाम लिख देते हैं उसका, ये N2O है कंपाउंड, और इसका नाम लिख देता हूँ मैं नाइट्रस ऑक्साइड। ये लो भैया नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हंसाने वाला गैस बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें नाइट्रोजन का द्रव्यमान क्या निकलेगा उसको देखो, ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ध्यान रखो एकदम भैया, है ना। परमाणु क्रमांक से मैं मास निकाल रहा हूं, अभी बाद में समझाऊंगा कैसे निकलता है वो सब चीज। ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 दूनी 16, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा ले लेता हूं मैं N2O2, ठीक है। और इसी N2O2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, NO लिख सकता हूँ, है ना भाई। ये दोनों को काटूंगा तो NO भी बन जाता है। तो अब क्या हो गया, ये बन गया नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। और नाइट्रिक ऑक्साइड में इसका मास कितना हो जाएगा 28 ही हो जाएगा, ये देख लो, है ना। जैसे ऊपर वाला वैसे नीचे वाला। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 हो जाएगा भैया। और तीसरा अगर बात करें हम लोग, अब आ जाएगा N2O3, N2O3 इसको क्या बोल देंगे, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड बोल देंगे, ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। इसमें भी नाइट्रोजन का मास कितना है 28 है, ऑक्सीजन का 16 तिया 48 हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोलेंगे, फोर्थ बात करेंगे N2O4, N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड बोल देंगे, है ना। और इसमें भी मास कितना है इसका 28 है, और ये कितना हो जाएगा जी, हाँ 16 चौक 64 हो जाएगा। और एक और है, एक सेकंड, एक और है ना। इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो कैमरा में आ जाएगा, ठीक है। ये देख लो, फिफ्थ नंबर का बात कर रहा हूं मैं, फिफ्थ नंबर का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा N2O5 आ जाएगा ऐसे। और इसको बोल देंगे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, 5 ऑक्सीजन है तो उसको पेंटाऑक्साइड बोल देंगे जी, ठीक है। ये लो, अब इसमें नाइट्रोजन का मास कितना है 28 है, और ऑक्सीजन का 16 पंचे 80 हो जाएगा ऐसे। अब देख लो यहाँ पे नाइट्रोजन का द्रव्यमान क्या है, एकदम फिक्स है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान फिक्स है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अलग अलग है। तो फिर से डेफिनेशन में आएंगे, जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक का निर्माण करेंगे, ये देख लो भैया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहा है और अलग अलग क्या बना रहा है, यौगिक का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, नाइट्रोजन का एक निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करते हैं, इसके अलग अलग द्रव्यमान से क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है, और हमेशा सरल पूर्णांक में होगा। अब देख लो सरल पूर्णांक कैसे निकाल रहा हूं, ये देख लो भैया, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64 और 16 पंचे 80। ये देख लो भैया, ये बोलता है क्या चीज, गुणित अनुपात का नियम। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्यों, क्योंकि इसमें टेबल बनाना रहता है, और ये टेबल बहुत सिंपल है, ये देख लो, आप लोग देखते जाओ कैसे है उसको और लिखते भी जाओ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जॉन डाल्टन ने बताया था। और ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन का जो रूल है वो हर जगह वैलिड करता है, ठीक है। इसके बिना केमिस्ट्री अधूरा है। अगर ये जान जाओगे तो हर चीज को आप लोग क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो फोर्थ नियम लेके आते हैं, वो फोर्थ नियम होता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है। व्युत्क्रम अनुपात के नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, प्रपोर्शन। ये देख लो, ये क्या बोलता है इसके बारे में, इस नियम को दिया था रिचर ने, कब दिया था, 1792 में दिया था, ठीक है। और ये नियम क्या बोलता है उसके बारे में देखो, बहुत सिंपल है, आराम से पढ़ना है। देखो भाषा जो है वो थोड़ा सा कठिनाई लगेगा, अभी नया है वो, ठीक है। 11th क्लास का नया है, 10th क्लास में आप लोग ऐसे ऐसे भाषा नहीं सुने हो तो प्रॉब्लम आएगा। इससे पहले क्या करो, धीरे धीरे इन चीजों को समझो। जब दो अलग अलग तत्व, ये देखो मैं लिख रहा हूं, एक मैं कार्बन लिख रहा हूं और एक मैं ऑक्सीजन लिख रहा हूं, यहाँ पे ऐसे दो अलग अलग तत्व के निश्चित द्रव्यमान, है ना, इन दोनों को मैं मिक्स करूंगा, कार्बन को और ऑक्सीजन को, तो क्या बन जाएगा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, बनेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तब इस कार्बन का भार कितना है 12 है, और इस ऑक्सीजन का भार कितना है 16 है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब यहां पर देखो कितना हो जाएगा, 12 अनुपात 16 दूनी क्या हो जाएगा जी, 32 हो जाएगा। ये देख लो, तो फिर से पढ़ो, जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ अलग अलग संयोजित करते हैं, ठीक है, तीसरा तत्व दिखाते हैं, आप देखो ये हाइड्रोजन को दिखा दिया मैं, और हाइड्रोजन का भार जो होता है वो 1 होता है,
हाइड्रोजन का भार जो होता है वो 1 होता है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब मिलेगा तो क्या बनता है, H2O बनता है। क्या बनता है, H2O बनता है। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन का भार 1 है ना, ये देखो यहाँ पे 1 है और ये 2 हो गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा जी, इसका हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये देख लो भैया, है ना। फिर से पढ़ो, जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ अलग अलग संयोग करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब क्या बनाएगा, ये CH4 बनाएगा। क्या बनाएगा, CH4 बनाएगा। अब देखो CH4 बनाया तो इसका भार तो हो गया 12 और इसका भार कितना हो जाएगा भैया, 1 और 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गुना कर दोगे तो इसका भार 1 है और 4 जनक है तो उसके भार को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया ऐसे। तो वह उसी अनुपात के समान या कोई उसका सरल गुणज होता है। मतलब क्या हुआ, ये देख लो भैया, इसको अगर आप लोग डिवाइड करो, चलो करते हैं तो, है ना। ये मैं कर दिया, है ना, तो कितना बार में जाएगा, ये 2 कर दिया, मतलब अब काटते जाओ यार, ये 4 6 हो गया और ये हो जाएगा 16, फिर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये रेशियो बन गया इसका। इसको भी देख लेते हैं, ये 1 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 8 हो गया ऐसे। अब देखो यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ का ऑक्सीजन का रेशियो को देखो बराबर है कि नहीं है। अब इसको देखना, इसको ये देखो 4 तिया 12 और 4 एकम 4, ये देख लो। यहाँ पे हाइड्रोजन का रेशियो बराबर है, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन का रेशियो बराबर है। तो यही क्या होता है, इसी को बोल देते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। एक बार फिर से पढ़ लो, डेफिनेशन ही पढ़ना है और इतना ही लिख के आना है। इतना लिख के आ जाओगे आपका 3 नंबर कहीं नहीं जाएगा, 3 ही नंबर में पूछेंगे इसको। ठीक है, ये देख लो, जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ, ये देख लो भैया, 2 अलग अलग तत्व है और ये तीसरा तत्व हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन करेगा, के साथ संयोग करता है, तो वे एक दूसरे के साथ जिस अनुपात में संयोजित होता है, देखो ये और ये दोनों जैसे संयोजित हुआ है, ये 3 मतलब कार्बन का 3 आया है, ऑक्सीजन का 8 आया है, तो इसके साथ देखो भैया ऑक्सीजन का 8 आएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का 8 आएगा, और कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन होगा तो कार्बन का 3 आएगा। ये देख लो, ये दोनों का आधा रेशियो इसके में और आधा रेशियो इसके में चला जाता है, तो वह उसी अनुपात में होगा। किस अनुपात में, जब पहले रिएक्शन हुआ था उसी अनुपात में होगा, या उसका कोई सरल गुणज होगा। सरल गुणज का मतलब ये देखो, ऊपर में जो कांटा हूं ना वो सरल गुणज है, मैं इसको और काट के पूरा ओरिजिनल रेशियो में ले आया हूं। ठीक है, आप उल्टा चलो, यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। एक नियम और बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं गैस संबंधी गेल-लुसाक का नियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नियम है। तो अंतिम नियम है ना, और ये 5 नियमों से क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। कहने का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है। ठीक है, अभी तक 6वां नियम नहीं आया है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, लास्ट नियम है गेल-लुसाक का गैस आयतन संबंधित नियम, या फिर क्या बोल देते हैं, गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट क्या है उसको देखते हैं, फिर उसका एग्जांपल लेंगे और कहानी खत्म हो जाएगा यहीं पे। इस नियम को कौन दिया था, सन 1808 में गेल-लुसाक ने दिया था, और ये बोलता है जब गैसें आपस में संयोग करती है तो उसका आयतन जो है वो सरल अनुपात में ही होता है। ठीक है, गैस जो है वो आपस में संयोग करेगा। मान लो जाए मैंने एक गैस लिया है, देखो नाइट्रोजन ले लिया और ये क्या ले लिया, 3 हाइड्रोजन ले लिया ऐसे। ठीक है, ये गैस है और ये भी गैस है, और ये जब रिएक्शन करेगा तो अमोनिया बनता है भैया, ये बात को ध्यान रखना, अमोनिया बनेगा ना, और अमोनिया भी गैस रहेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जब गैसें आपस में संयोग करती है तो उनका आयतन सरल अनुपात में होता है। आयतन का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो इसका आयतन कितना हो गया है, इसका आयतन हो गया है 1, और इसका आयतन देख लो भैया, सामने में कौन संख्या है, इसका आयतन हो गया है 3, और इसका आयतन क्या हो गया है, इसका आयतन हो गया है भैया 2। फिर से स्टेटमेंट पढ़ो, जब गैसें आपस में संयोग करती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, इन दोनों का आयतन क्या रहेगा, सिंपल रेशियो में रहेगा। ऐसे कभी भी ऐसा रेशियो नहीं मिलेगा भैया आपको, ऐसा रेशियो नहीं मिलेगा। ऐसा रेशियो मिलेगा तो जो रिएक्शन है वो वैलिड नहीं करेगा। ठीक है, ये सिंपल रेशियो में रहेगा, एकदम पूर्णांक रहेगा, एकदम पूरा। ठीक है, यदि उनके संयोग से बना हुआ पदार्थ, इन दोनों के संयोग से जो अमोनिया बना हुआ है ना, जिसको उत्पाद बोल रहे हैं, भी गैस ही हो तो उसका आयतन भी अभिकारी गैस के समान
सरल अनुपात में होगा। तो ये भी गैस है ना, तो इसका आयतन भी क्या रहेगा, सरल अनुपात में ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, अर्थात गैसों का आयतन का अनुपात, अभी देख लो भैया, नाइट्रोजन अनुपात, अभी देख लेते हैं ऐसे, यहाँ पे देख लेते हैं, नाइट्रोजन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात अमोनिया, है ना, तीनों का अनुपात देख लेते हैं। नाइट्रोजन कितना लिया गया है, 1 लिया गया है। हाइड्रोजन कितना लिया गया है, 3 लिया गया है। और अमोनिया कितना बना हुआ है, 2 बना हुआ है। तो ये बनता है भैया, ये देख लो, ये अनुपात बनेगा कैसे, गेल-लुसाक के नियम अनुसार। और ये जो आयतन है वो वैलिड करता है, ये देख लो, 1 2 1 3 और 2 ये पूर्णांक संख्या है ना, जो सरल अनुपात में, सरल अनुपात का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है। तो इस प्रकार लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग का नियम जो है वो खत्म होता है। बड़े क्वेश्चन के रूप में दिया जाएगा तो 5 या 6 नंबर में आएगा, और छोटे क्वेश्चन के रूप में भी तोड़ तोड़ के देते हैं, जैसे कि इसको 2 नंबर में दे सकते हैं, ठीक है। गेल-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम को समझाइए, ऐसा करके 2 नंबर में दे सकते हैं। 3 नंबर में देगा व्युत्क्रम अनुपात के नियम को, गुणित अनुपात के नियम को, ये 3-3 नंबर वाले हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है उसको ज्यादा पूछते नहीं है, फिर भी याद रखना, ठीक है। तो आज का इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप लोग चैनल में आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि अन्य लोगों को भी ये चीज़ समझ में आए, है ना। हिंदी मीडियम में मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री को पढ़ा रहा हूँ और बोर्ड में लिख कर पढ़ा रहा हूँ, है ना। और बहुत सी जगह है जिसमें ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया जाता है, लेकिन आपको इमेजिनेशन करना है चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, और वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे फिर से इसी टाइम पर, किसके बारे में चर्चा करने के लिए, मोल के बारे में चर्चा करने के लिए। उससे पहले मैं बताऊंगा कि कौन कौन से चीज़ों को आपको याद करना है ना। जो केमिकल फार्मूलाज होते हैं उन सब चीज़ों को, कैसे मास निकालते हैं, और उसमें इसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की गणना भी करा देंगे आप लोगों को। तो आप लोग बने रहें लेट्स अराइज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।